हेलो स्टूडेंट, फिर से हम एक बार फिर से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर का पार्ट सेकंड लेके आ रहे हैं। स्टूडेंट सेक्शन ए चल रहा है, ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स। पार्ट 1 अपलोड कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 9 तक। अब क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 और 11, क्वेश्चन नंबर 10 डिटर्मिनेंट से स्टूडेंट और क्वेश्चन नंबर 11 डिफरेंशिएशन से है, और आगे भी और क्वेश्चन है, तो आज हम इस पे डिस्कस करेंगे। तो मैथ्स गुरुजी एंड नोटियाल चैनल पे आपका स्वागत है। मैं पिछले 10-11 सालों से एज ए मैथ्स लेक्चरर विभिन्न संस्थानों में 11th, 12th एंड पॉलिटेक्निक डिप्लोमा इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को मैथमेटिक्स पढ़ाते आ रहा हूं। तो चलिए लेक्चर शुरू करते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 10 से। फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ दिस 2, 3, 7, 13, 17, 5, 15, 20, 12। ठीक है, मतलब हिंदी में स्टूडेंट ये क्वेश्चन जो है वो ये सिंपल सी बात है कि सारणिक का मान ज्ञात कीजिए। मतलब इस सारणिक का मान हमें ज्ञात करना है। ये डिटर्मिनेंट है, सारणिक है, इसको कैसे ज्ञात करेंगे? एक तो तरीका ये है कि भाई पहला ये एलिमेंट लो, इसको रो छुपा दो, और फिर इसका करो, फिर इसको लो, फिर इसको छुपा दो, फिर इसको लो, फिर इसको छुपा दो। ठीक है, इसमें एक तरीका तो ये है कि कैसे एक्सपेंड करते हैं डिटरमिनेंट। इसका डिटेल लेक्चर हम डिटरमिनेंट क्वेश्चन नंबर 10 के आगे डिटरमिनेंट के सारे लेक्चर आपको दे देंगे, डिटेल लेक्चर आप वहां पे देखिए। लेकिन इस क्वेश्चन को कैसे करना है ये देखिएगा। इसको कैसे करना है देखिए, एक तरीका तो यह है कि इस फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग इसको ओपन करिए, एक तरीका तो ये है। लेकिन जब नंबर बड़े होते हैं, जैसे 15, 20, 12, 17 करके हैं, तो जब नंबर बड़े होते हैं तो पहले हमें कोशिश करनी होती है कि हम रो या कॉलम ऑपरेशन जो होते हैं, जिसका भी डिटेल हम बता चुके हैं पहले, इसके आगे हम दे देंगे डिटेल लेक्चर का लिंक। लेकिन यहाँ पे रो और कॉलम ऑपरेशन कैसे लगाने हैं ये देखना इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। तो देखिएगा, करना क्या है, हम कोशिश करेंगे कि दो रो एक जैसी हो जाए, या फिर एक रो में मैक्सिमम जीरोस हो जाएं। तो क्या कर सकते हैं देखिए, इसमें आप देख रहे होंगे, अगर थोड़ी देर आप वीडियो को पॉज करके खुद देख लीजिएगा, अगर आपके अपने दिमाग से कुछ बनता है कि ये ऑपरेशन लगाया जा सकता। क्योंकि होता क्या है कि अगर आप पहले अपने वीडियो को पॉज करके थोड़ी देर अपना दिमाग लगाएंगे, तो उससे क्या होता है कि दिमाग बढ़ता है स्टूडेंट, और उसके बाद उसको करने के बाद तब आप इसको देखेंगे तो फिर आपको लगेगा कि वाह, अच्छा ऐसा भी हो सकता है, मैंने ऐसा किया था, ऐसा भी हो सकता है। तो कई अलग अलग टाइप से सॉल्यूशन निकाले जा सकते हैं। लेकिन वीडियो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि थोड़ी देर वीडियो पॉज करके इसको थोड़ी देर अपने आप खुद दिमाग लगाइए, और फिर देखिए कि हम कैसे कर रहे हैं। देखिए हम कैसे कर रहे हैं, देखिए स्टूडेंट, ये इंपॉर्टेंट ये है कि हम कैसे कर रहे हैं। हम देखिए इसमें क्या देख, थोड़ा हमें अंदाजा आ रहा है कि नंबर 2 बड़े, ये सेकंड रो और थर्ड रो के नंबर बड़े हैं। ठीक है, तो देखिए अगर हम थर्ड रो, ये फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, अगर थर्ड रो से हम सेकंड रो घटा देते हैं तो हमें क्या मिलता है? देखिए 15 में से 13 घटाएंगे तो 2 मिलता है, जो कि 2 ऊपर भी है। 20 में से 17 घटाएंगे तो 3 मिलता है, जो कि 3 ऊपर भी है। 12 में से 5 घटाएंगे 7 मिलता है, जो कि 7 ऊपर भी है। इसका मतलब ये है कि R3 माइनस R2 अगर हम करते हैं तो हमें 2 रो आइडेंटिकल मिल जाएंगी। तो देखिएगा हम कौन सा ऑपरेशन लगा रहे हैं, देखिएगा R3 टेंस टू R3 माइनस R2। इसका मतलब क्या होता है, देखिए R3 टेंस टू, ध्यान दीजिएगा वेरी इंपॉर्टेंट है, R3 टेंस टू R3 माइनस R2। मतलब R3 टेंस टू का मतलब R3 में चेंज हो रहा है। जो टेंस टू से पहले का होता है ना, जो ये टेंस टू का साइन है, उससे पहले का जो रो होता है उसमें चेंज होता है, और किसी में चेंज नहीं होता। और R3 टेंस टू का मतलब है कि R3 में चेंज होगा। क्या चेंज होगा? R3 में से R2 को घटा दिया जाएगा, बस ये चेंज होगा। R3 टेंस टू का मतलब R3 में चेंज होगा, और क्या चेंज होगा? R3 में से R2 को घटा दिया जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि R3 टेंस टू का मतलब केवल R3 चेंज होगा, R1 और R2 एज इट इज रहेंगे। तो R2 जो एज इट इज रहेंगे उनको पहले लिख दीजिए। R2 237 R1 है, सॉरी R1 R237 है, R2 भी नो चेंज है, तो इसको लिख दीजिए 13, 17 और 5। ओके, R3 में चेंज है, क्या चेंज है? R3 माइनस R2 करना है। तो 15 में से 13 घटा दीजिए, 2 बचता है। 20 में से 17 घटा दीजिए, 3 बचता है। 12 में से 5 घटा दीजिए, 7 बचता है स्टूडेंट। ठीक है, अब देखिए कि
एक हमने प्रॉपर्टी ये भी पढ़ी है स्टूडेंट डिटर्मिनेंट में, जो कि हमने डिटेल लेक्चर में बता रखा है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि अगर आपने यहाँ पे समझने में कुछ दिक्कत आ रही है तो आप डिटेल लेक्चर नीचे डिस्क्रिप्शन में क्वेश्चन नंबर 10 के आगे लिंक दे रखा, उस पर क्लिक करके डिटेल लेक्चर पढ़ लीजिए। लेकिन अगर आपके समझ में आ रहा है तो आगे इस पर बढ़िए स्टूडेंट। तो देखिएगा, हमने डिटेल लेक्चर में बता रखा है कि जब कोई दो रो या दो कॉलम, जब कोई बात बिगड़, देखो जब कोई दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल होते हैं, एक जैसे होते हैं, तो उस डिटर्मिनेंट का मान 0 होता है। ध्यान दीजिए, जब कोई दो रो या दो कॉलम एक जैसे होते हैं तो उस डिटर्मिनेंट का मान 0 होता है। याद रख लीजिए, प्रॉपर्टी है, हम बता चुके हैं। तो देखिए, फर्स्ट रो और सेकंड रो एक जैसे है ना, बिल्कुल 237 237, तो इसका मतलब इसका मान 0 होगा। आंसर आ गया आपका। तो यही आपको करना है, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके स्टूडेंट, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। 10 हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 डिफरेंशिएशन का है, वेरी इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स का है स्टूडेंट। तो करना क्या है, देखिएगा कि d अपॉन डी एक्स लगाओ। ध्यान दीजिए, d अपॉन डी एक्स लगाओ, ब्रैकेट के अंदर e की पावर x प्लस लॉग x प्लस साइन x। तो इसको d अपॉन डी एक्स अगर आगे लग गया मतलब डिफरेंशिएशन करना है इसका, जो अंदर ब्रैकेट के अंदर जो है। अब इसमें देखो, इसमें क्या है कि e की पावर x log x और sin x के बीच में क्या लगे हैं, प्लस लगे हैं। अगर इनटू होते तो 2-3 फंक्शन मल्टीप्लाई में है। यहाँ पे ये तीनों फंक्शन अलग अलग हैं और तीनों फंक्शन प्लस में है, बीच में प्लस का साइन है। और जब बीच में प्लस या माइनस का साइन होता है तो इनका हम अलग अलग डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर मल्टीप्लाई में होते तो प्रोडक्ट रूल होता है, वो लगता है, ठीक है। वो मैं आगे बताऊंगा, या फिर इसमें तो नहीं बताऊंगा, आपको होमवर्क के लिए दे दूंगा। डिटेल लेक्चर में आप देख लीजिएगा डिफरेंशिएशन के, उसमें हमने सारा डिटेल बता रखा है। अच्छा, d अपॉन डी एक्स अलग अलग डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। मतलब d अपॉन डी एक्स e की पावर x का डिफरेंशिएशन, d अपॉन डी एक्स अंदर ले जाओ, सब में लगा दो, ठीक है, प्लस d अपॉन डी एक्स और ब्रैकेट में आपका log x हो जाएगा, ठीक है जी। फिर प्लस d अपॉन, जब बीच में प्लस या माइनस का साइन होता है तो आप अंदर d अपॉन डी एक्स अलग अलग सब में लगा सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। अच्छा, अब देखिए e की पावर x, d अपॉन डी एक्स का मतलब e की पावर x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x ही होता है। याद रखना पड़ेगा आपको ये, e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x ही होता है। और प्लस log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x होता है, याद रखेंगे बस। हाँ, sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है। अगर cos x होता है यहाँ पे तो cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x होता है, ठीक है। तो ये चीजें जरा ध्यान देनी पड़ेगी। बस यही आपका आंसर है। आप चाहो तो, अगर मैं बताऊं भाई होमवर्क के लिए आपको क्वेश्चन देना है तो ये ले लीजिए आप, d अपॉन डी एक्स ए की पावर x प्लस log x बेस a, ओके, प्लस tan x, इसको आप कर दीजिए और हमें बताइए कि इसका आंसर क्या आ रहा है। देखिए, a की पावर x अलग चीज है और a की पावर x अलग चीज है, ठीक है। तो इसका डिफरेंशिएशन करके हमें बता दीजिए क्या आएगा। हाँ, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। अब चलते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 12 पे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 12, ये अगेन डिफरेंशिएशन से है, टेंजेंट एंड नॉर्मल, स्पर्श रेखा तथा अभिलंब का ये क्वेश्चन है, अवकलन का क्वेश्चन है। इसमें लिखा हो कि फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 3x प्लस 2 एट x इक्वल टू 3। मतलब वक्र, हिंदी में वक्र y इज इक्वल टू 3x, सॉरी y इज इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 3x प्लस 2 का x बराबर 3 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात कीजिए। मतलब यहाँ पे आपको टेंजेंट ज्ञात करना है, स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात करनी है। और स्पर्श रेखा की प्रवणता क्या होती है, देखिए होता क्या है स्टूडेंट, ये जैसे मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, और मान लीजिए ये कोई कर्व है। हाँ, कर्व देखो y इज इक्वल टू दिस, क्या है, ये कर्व है, वक्र, हिंदी में वक्र बोलते हैं इसको। इसका जब ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो कुछ बनता है, हम सिंपल अभी बता रहे हैं कि भाई इसका ग्राफ मान लीजिए ये है, इसका ग्राफ मान लीजिए ये है, ठीक है। अब इसके किसी पॉइंट पर
इसके किसी पॉइंट पर जहां पे x की वैल्यू क्या है, जहां पे x की, यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू यहाँ पे 3 है, यहाँ पे x की वैल्यू क्या है 3 है। इस पॉइंट पर स्पर्श रेखा ड्रॉ करिए, टेंजेंट जिसको बोलते हैं स्पर्श रेखा। हाँ, मतलब कर्व को स्पर्श करती हुई कोई रेखा जो होती है ना, उसको स्पर्श रेखा कहते हैं या टेंजेंट कहते हैं। ओके, अब इस टेंजेंट का स्लोप बताना है। देखिए इस टेंजेंट का स्लोप, वैसे टेंजेंट के स्लोप को हम m से डिनोट करते हैं। ओके, m से डिनोट करते हैं और m बराबर होता है स्टूडेंट tan थीटा। अगर ये लाइन जो है स्पर्श रेखा जो x एक्सिस से अगर थीटा एंगल बना रहा है तो इसका स्लोप होगा tan थीटा, लेकिन यहाँ पे एंगल पता नहीं है हमें। हाँ, तो एक दूसरा तरीका है स्लोप निकालने का। एक तो tan थीटा है स्लोप और एक होता है tan थीटा, m बराबर, एक तो tan थीटा होता है, मतलब स्लोप m बराबर, m से डिनोट करते हैं स्लोप को। हाँ, m बराबर एक तो tan थीटा होता है और एक होता है स्टूडेंट d अपॉन dx। d अपॉन dx भी स्लोप ऑफ द टेंजेंट होता है और यहाँ पे पॉइंट x1 y1 जो भी है उसकी वैल्यू रख देंगे तो आपको स्लोप मिल जाएगा। तो कहने का मतलब ये है यहाँ पे हमें इस तरीके से करना पड़ेगा, ये वाला तरीका नहीं चलेगा। यहाँ पे अगर थीटा दे रखा होगा तो इससे निकालते स्लोप, लेकिन थीटा नहीं दे रखा है, डिफरेंशिएशन करना है तो d अपॉन dx निकाल सकते हैं, तो वही स्लोप होगा। और स्लोप होता है स्टूडेंट d अपॉन dx के रूप में, m बराबर dy अपॉन dx एट पॉइंट x1 y1। राइट, अब देखिए कि इसका स्लोप निकालना है। अब गिवन कर्व इज, हाँ, गिवन इस दिया हुआ वक्र है, क्या है दिया हुआ वक्र, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 2। हाँ, अब इसका डिफरेंशिएशन कर दो, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो y का डिफरेंशिएशन dy बटे dx हो जाएगा। एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होगा स्टूडेंट, देखिए हम डिफरेंशिएशन में बता चुके हैं डिटेल लेक्चर में कि d अपॉन dx x की पावर n, मतलब वेरिएबल की पावर जब कांस्टेंट होता है, ध्यान दीजिए वेरिएबल की पावर कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है वेरिएबल है, तो जो कांस्टेंट होता है ना वो आगे आ जाता है और इसकी एक पावर कम हो जाती है, n माइनस 1 हो जाती है। तो यहाँ पे भी वेरिएबल की पावर कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो 3 तो आगे आ जाता है जो पावर होती है और x की एक पावर कम हो जाएगी, मतलब 2 हो जाएगी, तो 3x स्क्वायर हो जाएगा। x क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होता है 3x स्क्वायर। ओके, माइनस 2 कांस्टेंट अपनी जगह पे रहेगा, x का डिफरेंशिएशन इसकी जो 1 है एक पावर आगे आ जाएगी और एक कम हो जाएगी तो क्या हो जाएगी 0 पावर मतलब 1। तो x का डिफरेंशिएशन जब पावर कुछ नहीं होता है x का तो उसका डिफरेंशिएशन 1 होता है। ध्यान दीजिएगा, जब x की पावर कुछ नहीं है मतलब 1 है तो उसका डिफरेंशिएशन 1 होता है, याद रख लेना इसको बस। तो x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा और माइनस 2 तो कांस्टेंट हाई, x का 1 हो गया तो 1 लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। और प्लस 2, देखिए उसको लिखने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि 2 जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट जब केवल कांस्टेंट हो उसमें वेरिएबल ना हो तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होता है, याद रखेंगे कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होता है। ओके, अच्छा तो हमारे पास d अपॉन dx मिल गया 3x स्क्वायर माइनस 2। अब हमें x इक्वल टू 3 पर इस पॉइंट पर स्लोप ऑफ द टेंजेंट निकालना है, देयरफॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट x इज इक्वल टू 3, ठीक है। इस पॉइंट पर स्लोप निकालना इज इक्वल टू क्या होगा d अपॉन dx की वैल्यू एट पॉइंट x इक्वल टू 3, मतलब x इक्वल टू 3 पर d बटे dx की जो वैल्यू होगी वही आपका स्लोप होगा। इसको m से भी डिनोट कर सकते हैं आप। ओके, तो देखिएगा एम्प्लाइज m बराबर d अपॉन dx की वैल्यू ये है और x इक्वल टू 3 पर क्या है, मतलब d अपॉन dx में d अपॉन dx एट x इक्वल टू 3 का मतलब है कि जो d अपॉन dx है ना उसमें x की जगह 3 रख दो, बस वही आपका d अपॉन, तो x की जगह 3 रखेंगे स्टूडेंट तो ये हो जाएगा 3 और x की जगह 3 रखेंगे 3 का स्क्वायर माइनस 2, तो 3 ब्रैकेट में 3 का स्क्वायर कितना होता है 3 3 9 होता है ना माइनस 2 और 9 3 27 माइनस 2 और बराबर हो जाएगा आपका 25। तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट हो गया स्टूडेंट 25।
क्या हो गया, स्लोप ऑफ द टेंजेंट 25, तो 25 आपका आंसर हो जाएगा। ओके, तो इस प्रकार से स्टूडेंट 12 क्वेश्चन तक सेक्शन ए था। अब हम चलते हैं सेक्शन बी पे। सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर 13 से है शुरू। अब देखिए, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 11 इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। अच्छा ओके, बाइनोमियल थ्योरम का क्वेश्चन है ये। किसका क्वेश्चन है, बाइनोमियल थ्योरम का है। और स्टूडेंट ये अब 2 मार्क्स का नहीं है, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, 6 मार्क्स का ये क्वेश्चन है और सेक्शन बी का क्वेश्चन है। ओके, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 11 इन द एक्सपेंशन ऑफ x³ - 2 अपॉन x² की होल पावर 12। मतलब कि द्विपद, हिंदी में है द्विपद x³ - 2 अपॉन x² की होल पावर 12 के प्रसार में x की पावर 11, x की घात 11 का गुणांक ज्ञात कीजिए। मतलब जो इसका द्विपद लिखा हुआ है या बाइनोमियल लिखा हुआ है स्टूडेंट, या यहाँ पे इंग्लिश में बाइनोमियल नहीं लिखा हुआ है, हिंदी में द्विपद लिखा हुआ है, तो द्विपद प्रमेय का क्वेश्चन है, बाइनोमियल थ्योरम का क्वेश्चन है स्टूडेंट ये। और 2 पद हैं तो बाइनोमियल थ्योरम और होल पावर कुछ है, तो इससे आप समझ जाना चाहिए कि बाइनोमियल थ्योरम का क्वेश्चन है। और बाइनोमियल थ्योरम में आप किसी भी बाइनोमियल थ्योरम का जब एक्सपेंशन करते हैं, आपको पता है स्टूडेंट कि x प्लस a की पावर n का एक्सपेंशन क्या होता है, nc0 x की पावर n माइनस 0 a की पावर 0 प्लस nc1 x की पावर n माइनस 1 a की पावर 1। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये आपको आना चाहिए। अगर ये नहीं पता है स्टूडेंट तो क्वेश्चन नंबर 13 के सामने हम बाइनोमियल थ्योरम का डिटेल लेक्चर का लिंक दे देंगे, उस पर क्लिक करके आप बाइनोमियल थ्योरम के 2-3-4 लेक्चर हैं बहुत इंपॉर्टेंट, उनको देख लीजिए तो आपको सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको आना चाहिए। x प्लस a की पावर n का प्रसार करना आना चाहिए। ठीक है, तो ये इस प्रकार से होता है, प्लस nc2 x की पावर n माइनस 2 a की पावर 2 प्लस जैसे करके ये चलता है। ठीक है, तो इसी के आधार पे जैसे हमने इसको एक्सपेंड किया, इसका प्रसार किया, ऐसे इसका भी प्रसार करेंगे और फिर बोला जाएगा कि भाई बताइए कि x की पावर 11 का कोफिशिएंट क्या है। जैसे हम कहेंगे यहाँ पे कि भाई ये बताइए कि x की पावर n माइनस 1 का कोफिशिएंट क्या है, तो x की पावर n माइनस 1 यहाँ पे है, तो इसका कोफिशिएंट क्या हो गया nc1, उसके अलावा जो भी है इस पद में जो भी है nc1 और a की पावर 1 इसका कोफिशिएंट है। तो ऐसे ही x की पावर 11 जब इसका प्रसार करेंगे तो x की पावर 11 एक पद आएगा जिसमें x की पावर 11 होगा, तो उस x की पावर 11 के आगे जो भी, जैसे हम कहेंगे भाई 2x³ प्लस 5x² प्लस 3, तो हम कहेंगे भाई ये बताइए कि इस एक्सपेंशन में x² का कोफिशिएंट क्या है, तो x² के आगे जो नंबर है वो आपका 5 है, तो x² कोफिशिएंट 5 है। हाँ, x³ का कोफिशिएंट क्या है 2 है। वैसे ही इसका जब एक्सपेंड करेंगे तो x की पावर 11 कहीं पे आएगा, उसके आगे जो नंबर होगा वो उसका कोफिशिएंट कहलाता है। लेकिन वो निकालेंगे कैसे, इंपॉर्टेंट ये है कि वो निकालेंगे कैसे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। 6 मार्क्स का या 10 मार्क्स का पूछा जाता है स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो करना कैसे, ध्यान दीजिएगा कि हमें x की पावर 11, अब या तो इसको एक्सपेंड करो, एक्सपेंड करेंगे तो जैसे x प्लस a की पावर n के प्रसार से हमने एक्सपेंड किया तो फिर लंबा बहुत होता है। इसका एक दूसरा तरीका है, बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट तरीका है कि जनरल टर्म निकालो। पहले क्या करो, इसका जनरल टर्म निकालो और फिर x की पावर 11 आसानी से निकल जाएगा, x की पावर 11 वाला पद निकल जाएगा। ठीक है, कैसे करेंगे देखिएगा। हाँ, सबसे पहले हम क्या करेंगे स्टूडेंट कि हम जानते हैं कि आपको ये पता होना चाहिए, वी नो दैट, अगर पता नहीं तो डिटेल लेक्चर क्वेश्चन नंबर 3 के आगे हम दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, वो देख लीजिएगा। वी नो दैट GT जनरल टर्म ऑफ x प्लस a की पावर n इज जनरल टर्म ऑफ x प्लस a की पावर n इज क्या होता है, TR प्लस 1 इज इक्वल टू NCR x की पावर n माइनस r और a की पावर r। ठीक है, याद रखेंगे इसको बस। x प्लस a की पावर n के प्रसार में जनरल टर्म होता है TR प्लस 1 बराबर NCR इंटू x की पावर n माइनस r इंटू a की पावर r। ठीक है, अगर ये पता है आपको, ये नहीं पता है डिटेल लेक्चर देख लीजिए, अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो TR प्लस 1 NCR x की पावर n माइनस r इंटू a की पावर r।
देयरफॉर जब x प्लस ए की पावर n का जनरल टर्म ये है तो इसका जनरल टर्म क्या होगा? देयरफॉर जनरल टर्म ऑफ x क्यूब माइनस 2 अपॉन x स्क्वायर की होल पावर 12 इज TR+1। जनरल टर्म को TR+1 से ही डिनोट करते हैं। बाद में हम सेकेंड पद निकालना है तो 1+1, फिफ्थ पद निकालना है तो 4+1 करते हैं ना। तो जनरल टर्म हम TR+1 ही निकालते हैं। R+1वां पद जो है जनरल टर्म होता है, बस ये याद रखेंगे। तो जब इसका जनरल टर्म ये है तो इसका जनरल टर्म क्या होगा? TR+1 बराबर क्या होगा? NCR। देखिए n की जगह यहाँ पे 12 हो गया तो n की जगह यहाँ पे 12 आ जाएगा, 12CR। r की जगह यहाँ पे r ही रहेगा क्योंकि यहाँ पे r है। ओके, ध्यान देंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा फिर x की पावर मतलब पहले वाले पद की पावर, यहाँ पे पहले वाला पद क्या? x क्यू, तो x की जगह क्या आ जाएगा? x क्यू आ जाएगा। x क्यू की होल पावर n माइनस आर, मतलब n माइनस आर था ना, यहाँ 12 माइनस आर हो जाएगा, 12 माइनस आर। ध्यान देंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है। इनटू a की पावर r, a मतलब सेकंड पद, यहाँ पे सेकंड पद क्या है? यहाँ माइनस भी काउंट करेंगे, -2 बटे एक्स क्यू, तो -2 बटे एक्स क्यू। a की जगह पे ये -2 बटे एक्स क्यू है भैया, ये ध्यान रखेंगे। और पावर r यहाँ पे सेम है। ठीक है, तो ये जनरल टर्म, इसका जनरल टर्म ये निकल के, ध्यान देंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है। कहीं पे कोई दिक्कत आ जाए तो कमेंट में पूछ लीजिएगा। हाँ, ये आ गया। अब इसको जरा थोड़ा सा हम एम्प्लाइज TR+1 इज इक्वल टू 12CR। देखिए x की जब ये ब्रैकेट खोलेंगे ना, 3 का मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगा। ओके, तो ये हो जाएगा x की पावर हो जाएगा 3 का मल्टीप्लाई कर दो तो ये ओपन हो जाएगा, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई 12 माइनस आर में हो जाएगा, 12 3 36 माइनस 3r हो जाएगा। ठीक है जी, x की पावर। ओके, इनटू अब -2 की पावर अलग रख लीजिए, -2 की पावर r अलग रख लीजिए, इनटू करते जाइए 1 अपॉन, देखिए ये जो ब्रैकेट खोलेंगे ना तो r की पावर 2 में भी होगी और r की पावर इसमें भी जाएगी, एक्स क्यूब में भी जाएगी। ठीक है, तो एक्स क्यूब की पावर अगर r है तो ब्रैकेट खोलेंगे तो r का 3 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x की पावर 3r हो जाएगा। ओके, x की पावर क्या हो जाएगा? 3r हो जाएगा। ठीक है, अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब x को एक साथ ले लेते हैं, हाँ, और -2 की पावर r को आगे ले लीजिए, -2 की पावर r को आगे ले लिए इनटू 12CR। वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे। हाँ, ध्यान देंगे, थोड़ा सा धैर्य। ये 2 मार्क्स का नहीं कि एकदम से एक लाइन में क्वेश्चन आंसर आके, ये थोड़ा सा 6 या 10 मार्क्स का है। अगर भाई मार्क्स आपको थोड़ा सा एक ही क्वेश्चन में 10 मार्क्स चाहिए तो थोड़ा सा मेहनत तो करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि 2 मार्क्स का। अक्सर क्या देखा हमने कि 2 मार्क्स के क्वेश्चन ही ज्यादा बच्चे देख रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि थोड़ा 6 या 10 मार्क्स का तो समझ ही नहीं आ रहा है। तो भाई थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, तो फिर सब कुछ हो जाता है। ठीक है ना, अच्छा चलिए 12C ये रख दिया, ये रख दिया। अब इन दोनों को एक साथ कर दो, मर्ज कर दो। मर्ज कैसे करेंगे देखिएगा कि जब इसको ऊपर ले जाएंगे, देखिए इनटू x की पावर देखिए 36 माइनस 3r है, इनटू x की पावर 3r को जब ऊपर ले जाएंगे तो इसकी पावर का साइन बदल जाता है, पावर -3r हो जाएगा, x की पावर -3r हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया जी। अब गुणा में घाते जुड़ जाते, जब बेस सेम होता है तो इनको एक साथ कर लीजिए। ओके, अच्छा चलो, ये जो TR+1 बराबर हो गया आपका -2 की पावर r और इंटू 12CR। ठीक है जी, इतना हो गया। इसको एक ब्रैकेट में बंद कर सकते हैं आप, और x की पावर हो जाएगा, गुणा में घाते जब जुड़ेंगे ना तो 36 और ये भी जुड़ -3r और -3r जुड़े, माइनस का 6r हो जाएगा, तो x की पावर हो जाएगा 36 माइनस 6r। ओके, तो x की पावर 36 माइनस 6r का कोफिशिएंट क्या है? ये है। और हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए x की पावर 11 का कोफिशिएंट। ये किसका कोफिशिएंट है? ये है x की पावर 36 माइनस 6r का कोफिशिएंट, उसके आगे जो नंबर है। लेकिन हमें x की पावर 11 का कोफिशिएंट चाहिए, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो x की पावर है उसको हम 11 के बराबर रख देते हैं जरा थोड़ी देर। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 मान लो, पुट x की पावर जो है उसको 11 के बराबर रख दीजिए थोड़ी देर के लिए। ठीक है, वहां से हमारा r भी निकल जाएगा। 36 माइनस 6
r इज इक्वल टू 11, क्योंकि हमें x की पावर 11 का कोफिशिएंट चाहिए इसलिए किया हमने। हाँ, अगर यहाँ पे हमें x की पावर 12 का कोफिशिएंट चाहिए होता तो इसको 12 के बराबर रख देते। अगर हमें x की पावर 15 का कोफिशिएंट चाहिए तो इसको x की पावर 15 के बराबर रख देते। अगर हमें x की पावर -8 का कोफिशिएंट चाहिए तो इसको -8 के बराबर रख देंगे। बस अंतर इतना ही और कुछ नहीं है। और सेम प्रोसेस यही होगा। अगर क्वेश्चन में थोड़ा सा अगर आप चेंज x की पावर 15 आ गया तो आप घबराए नहीं, x क्यू की जगह x की पावर 2 आ गया तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है। प्रोसेस यही है स्टूडेंट, प्रोसेस एक बार समझ लो तब आपके पास कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आप आसानी से कर सकते हैं, लेकिन प्रोसेस समझना इंपॉर्टेंट है। ओके, अच्छा लिखिएगा। यहाँ पे 11 के बराबर रखिएगा तो हमें क्या करना है कि 6 उधर ले जाओ तो प्लस का 6r हो जाएगा, 11 इधर ला के माइनस 36 में से 36 माइनस 11 करेंगे स्टूडेंट तो ये आपका हो जाएगा 11 में से 1 35 और ये आपका हो जाएगा 25 आपका आंसर आ जाएगा इसमें। सॉरी स्टूडेंट, थोड़ा सा यहाँ पे गलती हो गई है। ये जो tr+1 था इसमें हमने a की जगह पे 2/x² रखना था ना, तो यहाँ पे -2/x² रखना था, हमने -2/x³ रख दिया तो ये x² होगा। हाँ सॉरी, -2/x² होगा, उसकी होल पावर r हो जाएगा। आगे और कोई दिक्कत नहीं, घबराने वाली बात नहीं। देखिएगा ये हो गया, ये हो गया और ये आपका जो है फिर यहाँ पे 2r हो जाएगा। ठीक है, 2r। हाँ ध्यान दीजिए, r का 2 है ना ये, इसलिए। हाँ, अब ऊपर ये जाएगा तो ये ऊपर जब जाएगा तो ये 2 हो जाएगा, 3 की जगह 2 -2r हो जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पे जो जब इसका गुणा में घातें जुड़ जाएंगी तो 3 और 2 5, ये तो ये हो जाएगा आपका -5r। ओके, अब ये हो जाएगा पुट 5r। ठीक है, अच्छा जी। अब इसको उधर ले जाएंगे तो ये आ जाएगा आपका 5r और फिर जो है 36 माइनस 11 25 हो गया और यहां से r बराबर 25/5। ये हमें इसलिए लगा क्योंकि यहाँ पे 25 आ रहा है तो 25/6 करते तो 6 पूरा डिवाइड नहीं हो रहा था, जो जबकि r जो है एक पूर्णांक संख्या आनी चाहिए, एक नेचुरल नंबर आना चाहिए। 25 पंजे 125, 5 आ गया, 5 एक नेचुरल नंबर। अगर 5/2 आता तो वो सही नहीं है, क्योंकि ये पदों की संख्या 1 2 3 4 3.5 5.5 पद नहीं होता है। ओके, तो इसलिए हमें ये लगा कि गलत हो गया कहीं से, तो इसलिए हमने इसको देख लिया। आप भी एग्जाम में इसी प्रकार से देखेंगे, अगर कहीं से ऐसा लगता है कि r आपका पूर्णांक नहीं आ रहा है, नेचुरल नंबर नहीं आ रहा है, तो आप पीछे देखेंगे कहीं से कुछ गलती तो नहीं हुई है, तो ये चीज का ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो इसी प्रकार से आप भी सीखिए। तो r बराबर 5 आ गया, पूर्ण संख्या आ गई, नेचुरल नंबर आ गया, इसका मतलब सही है। ठीक है, और जब r आ गया स्टूडेंट तो अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर में r रख दो, इक्वेशन नंबर 1 में 1 एम्प्लाइज, तो ये हो जाएगा t, r की जगह क्या रखेंगे 5 + 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे r की जगह क्या रखेंगे -2 की पावर 5, r की जगह 5 हो, और इंटू 12c 5, r की जगह 5 रखेंगे और एक ब्रैकेट है और फिर बाहर क्या है x की पावर। देखिए x की पावर अगर यहाँ पे r रखते हैं तब भी 11 आता है, और क्योंकि इसकी जगह पूरे की जगह 11 भी रख सकते हैं आप। r रखेंगे तो 5 पंजे 25 और 36 में से 25 गए 11, तो 11 आ गए। ठीक है जी। अब देखिए कि x की पावर 11 का कोफिशिएंट, ये करें ना, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 11, तो देयरफॉर कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 11 इज दिस। ठीक है, तो आप लिखेंगे यहाँ पे कि देयरफॉर कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 11 इज इक्वल टू, ये है, ये जो x पर 11 के आगे है ना नंबर, वो आपका x की पावर 11 का कोफिशिएंट है -2 की पावर 5, ओके, इंटू 12c5, ओके, और -5 की -2 की पावर 5 कितना, 2 की पावर 2 दूने 4 दूने 8 दूने 16 दूने 32, लेकिन 32 तो होगा, लेकिन माइनस का कि प्लस का, माइनस का होगा, क्योंकि जब पावर जो है ऑड नंबर होती तो माइनस आता है, इवन नंबर तो प्लस आता है। ओके, तो -32 इसका मान हो गया, इंटू 12c5 का मान क्या होगा। देखिए स्टूडेंट, 12c5 का मान परमुटेशन कॉम्बिनेशन के डिटेल लेक्चर में हम बता चुके हैं कि 12c5 कैसे निकाला जाता है, 13c5 कैसे निकाला जाता है। यहाँ पे क्या करेंगे, 12c5 जब निकालेंगे तो 12 को नीचे मल्टीप्लाई 12 गुणा 11 गुणा 10 गुणा 9 गुणा 8, एक एक कम करके गुणा में लेते जाए, और कितने पदों तक, जितने नंबर नीचे उतने पदों तक, नीचे 5 है तो 5 पदों तक, 1 2 3 4 5, बस 8 तक ही जाएगा, 8 9 10 11, ठीक है। और नीचे जो है
अपॉन में जो 5 है ना, इसको पूरे खोल दीजिए 1 तक, 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, ठीक है। तो ऊपर उतने पदों तक खोलेंगे जितना नंबर नीचे, 5 है तो 5 पदों तक, 6 होता तो उसको गुणा 7 भी आ जाता, एक पद और नीचे तक आ जाता, ठीक है। इस प्रकार से करेंगे और इसको सिंप्लीफाई करके आप जैसे 5 दूना 10, 5 दूना 10 से 10 कट गया, ठीक है। और 4 दूने 8 हो गया और 3 3 9 हो गया। तो अब 12 11 3 2 का मल्टीप्लाई करो, फिर उसमें -32 में मल्टीप्लाई करो, वही आपका आंसर हो जाएगा। ये आप खुद कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, अब इस प्रकार से स्टूडेंट ये क्वेश्चन हो जाता है और इसको बहुत ध्यान से आप देखिएगा। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट ट्रिग्नोमेट्री और लिमिट का है, फिर पार्शियल फ्रैक्शन का है और फिर सेट थ्योरी का क्वेश्चन है, फिर डिफरेंशिएशन का है। इनको भी हम बहुत अच्छे से आपको कराने वाले हैं स्टूडेंट। और तब तक के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम नेक्स्ट पार्ट में पार्ट 3 में हम क्वेश्चन नंबर 14 बताएंगे। आज हम क्वेश्चन नंबर 13 तक ही इसको एंड करते हैं, क्योंकि 30 मिनट का लेक्चर हो चुका है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।